हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आपका जो भी सपना है, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसके लिए बेहतरीन ढंग से आप अपनी तैयारी कर रहे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। क्योंकि देखो, बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपने ना पढ़ाई में थोड़ा सा भी ढीला डाला तो सोचो बहुत सारे जो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। सो देखो, कंपटीशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और इसमें कुछ ज़्यादा शक वाली बात तो है नहीं कि वैकेंसी जो है वो बिल्कुल बस ना के बराबर आती है या देखने को ही नहीं मिलती है। लेकिन उसकी तादाद में ना जो कैंडिडेट्स है ना, उनकी बहुत अच्छी खासी संख्या है। सो देखो, अभी ना यूपी टेट का जो सिलेबस है वो आयोग ने जारी कर दिया है। और वेबसाइट पे जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लो। जो लोग फर्स्ट टाइम पे ना यूपी टेट देने जा रहे हैं वो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ना उसका जो सिलेबस है अब वो देख लो अच्छे से। और साथ में एग्ज़ाम जो है ना वो जुलाई में होने वाला है, जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। अब देखो, डेट तो डिक्लेयर कर दी है और साथ में ही ना उन्होंने सुपर टेट का भी सिलेबस जारी कर दिया है। सो सुपर टेट का भी आप ना एक बार देख लो जाके, उनकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, ठीक है, वहाँ पे आप देख लो जाके, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन करके इस तरह का आप वहाँ पे डालोगे सर्च करके गूगल में, वहाँ से आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। या फिर गूगल पे ही अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ से भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है। सो ये तो रही बात सिलेबस की। तो मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसको अच्छे से देख लो। और हाँ, बहुत सारे लोग के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि जिन लोग का ना सीटेट क्लियर है तो क्या उनको यूपी टेट देने की ज़रूरत है। सो देखो, अगर आपने ना सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्लियर कर दिया है तो देखो, वैसे तो नीड नहीं है यूपी में यूपी टेट देने की। लेकिन फिर भी देखो, अभी जो यूपी टेट आ रहा है ना वो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। मतलब कि 2022 में हुआ था, इसके बाद अब जाके होगा। सो देखो, ऑलरेडी ना 4 साल बाद होने जा रहा है। और मतलब अभी ना रूल्स का देखो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ना जैसे आप देख रहे हो कि हर स्टेट ना अपना अलग अलग जो है टेट मांग रहा है। और सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, और जो अलग अलग स्टेट के जो टेट होते हैं ना वो अलग अलग अपना कराते हैं। ऐसे ही यूपी उत्तर प्रदेश का है तो यूपी टेट है। अब देखो, यूपी में क्या है, सीटेट मान्य है। अगर आपने सीटेट क्लियर कर दिया है ना तो उसके लिए आपको ना यूपी टेट करने की जरूरत नहीं है। और जो लोगों ने नहीं किया है तो वो यूपी टेट कर ले। पर मतलब एक सलाह दे दूंगी कि अगर फिर भी आपका सीटेट अच्छे नंबर से पास है ना, तो एक बार ना आप यूपी टेट जरूर फॉर्म फिल कर देना। क्योंकि ना जब वैकेंसी आएगी और नोटिफिकेशन आएगा ना, अभी देखो कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई। सरकार है और वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है ना, अब तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब क्या चेंजेस आ जाए क्या नहीं आ जाए। हो सकता है कि अभी ना यूपी टेट के मार्क्स नहीं ऐड हो रहा, हो सकता आगे चल के ऐड भी होने लगे। अभी इसको पूरी तरह से सच मत मान लेना। लेकिन जैसे मतलब सभी लोग कहते हैं कि नंबर तो वैसे भी ठीक ठाक आने चाहिए। और अभी आपको पता है कि इनमें ना जैसे सीटेट हो गया और यूपी टेट हो गया, इनमें ना कैटेगरी वाइज नंबर होते हैं। जनरल के लिए आपको पता है 90 नंबर चाहिए, और इससे अगर नीचे हैं आप तो ओबीसी और इन सब के लिए तो आपका 82 नंबर मान्य होता है। ठीक है। सो एक बार मतलब आ जाएगा ना तो आप फिल कर देना, उससे क्या होगा, आपको फायदा ही मिलेगा। नंबर हो सकता है और इंक्रीज हो जाए, और सबसे बेहतर जो है ना वो तैयारी करने का आपको मौका मिल जाएगा। इसी बेसिस पे ना आप वो सब्जेक्ट जो है ना वो रिवाइज कर लोगे। ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तो कोई नीड नहीं है आगे एग्जाम देने की। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जिनको लगता है नंबर कम है या और नंबर बढ़ने चाहिए, या फिर मतलब कि नंबर ऐड होने के ऐसे कोई है चर्चा में अगर आएगा कुछ भी, तो आप फिल कर सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और अदर स्टेट वालों का भी क्वेश्चन था कि क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या। तो हाँ जी, बिल्कुल फिल कर सकते हैं। जो अदर स्टेट वाले हैं वो यूपी के अंदर अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो जनरल की कैटेगरी में काउंट होंगे। मतलब आपको 90 नंबर लाने होंगे, 90 प्लस ही नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप किसी भी स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि जैसे यूपी टेट ये तो क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके बाद में वैकेंसी जो है सुनने में तो यही आ रहा है कि भाई यूपी टेट आएगा तो साथ में अब शायद 1-2% उम्मीद लग रही है कि एग्ज़ाम है 2027 को, तो चुनाव से पहले पहले हो सकता है सरकार सुपर टेट का जो जैसे इन्होंने सिलेबस जारी कर दिया है। और सिलेबस तो वही है पुराना जो 2019 में हुआ था,
सिलेबस में कोई चेंज नहीं हो, इसके पैटर्न में अभी कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिलेबस जारी किया, बाकी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं आई है। तो आप ना वहाँ से चेक कर लेना। और साथ में ये भी है कि बहुत सारे लोग का जैसे पता है कि जब सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है ना, तो जो 2019 में बैच में सिलेक्ट हुए थे ना, 2019 बैच नहीं सॉरी 2019 में जो सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि इसके बाद में तो कोई वैकेंसी आई नहीं है, 7 से 8 साल होने को आ रहा है, कोई भर्ती आई नहीं है। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है कि जब फाइनल मेरिट बनती है ना, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो एकेडमिक होती है, एकेडमिक का आपको परसेंटेज मतलब उसमें ऐड होता है, जिसमें से 40% होता है एकेडमिक का परसेंटेज, और साथ में जो सुपर टेट होगा, जो रिटन एग्जाम होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड ही लास्ट टाइम पे हुआ था, और उम्मीद है कि शायद अगर इस बार होगा तो वो भी एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो उसका 60%। अब ये गुणांक जो होता है ना, ये जो मेरिट बनती है, ये कुछ गुणांक होते हैं। वो गुणांक कैसे निकाला जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, और गुणांक कितना होना चाहिए, कितना बनना चाहिए, चाहे वो आप एकेडमिक हो या फिर आपका रिटन एग्जाम वाला सुपर टेट हो। सो एक बार को मैं ना आपको दिखा देती हूँ कि जिन लोगों को नहीं आता है गुणांक निकालना, या जिन्होंने ऑलरेडी निकाल रखा होगा, जो नहीं अभी पता है किसी को गुणांक कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, वो आप भी अपना जो गुणांक है वो निकाल सकते हो। सो एक बार चलो मैं वो गुणांक आपको निकालना बता देती हूँ, किस तरह से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो एकेडमिक का, और आने वाला जो एग्जाम होगा उसका किस तरह से आप कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, गुणांक निकालने के लिए ना आपको एकेडमिक का 40% आपको चाहिए, ठीक है। एकेडमिक में आपका 10th आ जाता है, 12th आ जाता है, ग्रेजुएशन, और साथ में आपने टीचिंग कोर्स जो किया हुआ है, बीएड किया हो या फिर बीटीसी किया हो। ये 4 का जो होता है, और हर एक का ना 10% करके उनका निकाला जाता है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ, और आप भी अपना इसी तरह से निकाल सकते हैं। सपोज कोई एक स्टूडेंट है जिसके 10th में जो नंबर आए हुए हैं ना, वो 60% आए हुए हैं, ठीक है। अब 60% का 10th में 10% अगर आप निकालते हो ना, तो उसका जो गुणांक है वो अभी निकलेगा 6, ठीक है। यानी उसके जो 6 नंबर आएंगे, उसका 60% में उसका 10% निकालेंगे तो इसका 6 निकलेगा। अब इसी तरह से ना ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है, आपके जितने एग्जैक्ट नंबर है ना, जितने एग्जैक्ट परसेंटेज है ना, आप अपना उसी के अकॉर्डिंग निकालना। और जैसे 10th में आते 60%, और हम मान लेते हैं कि उसके 12th में जो आए होंगे ना 62% आए हैं। अब 62 का भी 10% निकालेंगे तो यहाँ पे जो निकलेगा 6.2 निकलेगा। और इसी तरह से ग्रेजुएशन में अगर मानते हैं 60% लेके आया हुआ है, तो 60 का 10% निकालेंगे तो वो 6 निकलेगा, ठीक है। और इसी तरह से जो उसने टीचिंग कोर्स किया हुआ बीएड या बीटीसी, उसमें सपोज उसके हुए 85%, तो 85 का भी 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 8.5 निकल के आ रहा है, ठीक है। ये तो रहे टोटल जो हमारे एकेडमिक है। अब इनका ना टोटल जब हम करते हैं, तो जब इनको ना आप ऐड करोगे, यानी कि 6 पहले वाले का निकला था हमारा 10th का 6, और फिर इसके बाद में 12th का निकला था 6.2, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन का 6 निकला था, और इसका बीएड और बीटीसी का निकला था इसमें 8.5। अगर इन सबका ना ऐड करते हो आपको, तो एकेडमिक जो आपका गुणांक निकलेगा वो 26.7 निकलेगा। अब देखो, अब इसी में मैं आपको ये भी बताऊंगी ना कैसे एक जो स्टूडेंट है ना, वो मेरिट में यानी आने में उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, अगर उसका कट ऑफ भी क्लियर होगा ना, तो भी वो मेरिट पे आने से कैसे रुक गया है। देख सकते हैं इसका जो बना हुआ है वो 30 से नीचे बना हुआ है, जबकि मतलब इतने भी बेकार वो परसेंटेज नहीं लेके आया हुआ है। 60 एटलीस्ट वो ना सब में फर्स्ट डिवीजन तो लेके आया ही आया है, इसके बावजूद भी उसका जो गुणांक है ना वो 30 से नीचे बन रहा है। अब हो सकता है इसमें ना बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे ना, उनके जो परसेंटेज है ना वो 75, 80%, 85 ऐसे नंबर आ रहे होंगे, तो उनका गुणांक और भी ज्यादा बनेगा। पर एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात बता रही हूँ कि अगर एक एवरेज निकाल के भी चलोगे ना, तो उसका देखो ऐसे बन रहा है, ठीक है। हो सकता है बीएड या बीटीसी में यहाँ पे उस परसेंटेज जो होगा वो और बढ़ भी सकता है, 90+ हो सकता है, या 90% भी हो सकता है। ये तो रहा हमारा एकेडमिक जो हमने इस तरह से निकाला हुआ। एक एक चीज ना बहुत आराम से समझते जाइएगा, और आप अपना भी कैलकुलेशन साथ साथ में ना इस वीडियो को जब देख लीजिएगा एंड तक, इसके बाद में ना आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हो।
और अब देखो बात करते हैं ना सुपर टेट के लिए। अब जैसे सुपर टेट का जो एग्जाम है ना उसमें आते हैं 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं तो 150 मार्क्स का ही होता है। अब इस सुपर टेट का ना निकालने का जो तरीका है वो दो तरीके से निकाला जाएगा। और सुपर टेट का ना 60% लिया जाता है, जैसे एकेडमी का 40%, तो सुपर टेट में जो एग्जाम होगा उसका 60% लिया जाएगा। लेकिन ये जो 60% है वो लिया कैसे जाएगा वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। जैसे कि ना पहले क्या होगा कि जो आपने सपोज ये 150 क्वेश्चंस में ना 150 मार्क्स में ना अगर आपकी जो आए हुए मार्क्स सपोज मतलब गिरे से गिरी हालत में अगर 150 में से ना अगर आप ना 100 स्कोर करते हो तो इसका जो परसेंटेज निकल के आएगा ना वो 66% निकल के आएगा, यानी आपने 66% इसमें स्कोर किया हुआ है। अब दूसरा चरण क्या है वो ये है कि ना जो परसेंटेज आपने निकाला है उसका भी 60% निकलेगा, तब जाके आपका ना सुपर टेट का 60% आएगा। जी हाँ, इसको ऐसे ही निकाला जाएगा, इसको इसको इसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी परसेंटेज का भी परसेंटेज आपको निकालना होगा, तब एक्चुअल में आपका जो परसेंटेज निकलेगा ना सुपर टेट में वो होगा आपका। अब देखो, अब ये समझिए कि किसी का ना 110 आ रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए किसी ने 150 में से 100 नंबर किसी ने स्कोर किया तो उसका बन रहा है 66। सपोज आपने स्कोर किया हुआ 110 नंबर 150 में से, तो आपका परसेंटेज बन रहा है 73%, ठीक है। अब देखो उसी का जैसे कि मैंने पहले वाले का लिया हुआ था कि 66% जिस बच्चे के आए हुए हैं ना उसका भी आपको ना 60% निकालना है, तो उसका जो बनेगा वो ये बनेगा 39.6, ठीक है। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे जितना ज्यादा आप नंबर लेके आओगे उतना ही परसेंटेज आपका बनेगा, और उतना उसी का जो 60% होगा वो भी उतना ही ज्यादा बनेगा। अब देखो अगर हम फाइनल मेरिट की बात करते हैं तो फाइनल मेरिट कैसे बनके तैयार होगी, जो एकेडमिक होगा और साथ में जो सुपर टेट है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ऐड कैसे करेंगे, जो अभी हमने लास्ट टाइम पे हमने निकाला हुआ एकेडमिक 26.7 और साथ में अभी का जो सुपर टेन में हमने स्कोर किया हुआ है वो उसका 60% में उसका बन रहा है 39.6, ठीक है। तो अब क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो 66.3 बन रहा है, ठीक है। अब देखो एक कमाल की बात आपको बताती हूँ, जो लास्ट टाइम पे 2019 में जो फाइनल मेरिट गई थी ना वो जनरल वालों की गई थी 67.11, मतलब 11, और ओबीसी की गई थी 66.73 और एससी की गई हुई थी 61. ये आपका इतना ही गया हुआ था। अब देखो किसी बच्चे ने क्या किया हुआ है, मान लीजिए अब उसका, अब आपको ये भी मैं बता देती हूँ जो सुपर टेट का जो कट ऑफ गया था ना वो कितना था। देखो अब इसका जो अगर किसी ने बच्चे ने 100 की स्कोर किया है ना, लेकिन 2019 में क्या हुआ था कट ऑफ जो गया हुआ था जनरल वालों का 97 गया हुआ था। अब सोचिए कट ऑफ से ऊपर है, 100 नंबर लेके आया कट ऑफ से ऊपर है, लेकिन फाइनल मेरिट में वो नहीं पहुंच पाया। क्यों? उसके नंबर आ रहे हैं 66 और जबकि यहाँ पे गया हुआ 67, ठीक है। तो देखो मेरिट में रह गया ना, और जबकि कट ऑफ उसका क्लियर था, कट ऑफ से ऊपर गया लेकिन मेरिट में वो रह गया। अब सेम ऐसे ही आप अपना निकाल सकते हो, और जो जनरल वालों का गया था 97 और बाकी जो ओबीसी एससी एसटी का गया तो वो 90 गया हुआ था, ठीक है। तो यानी कि ये मैं कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका जो कट ऑफ क्लियर हो ना तो आपका मेरिट में भी नाम ही आ जाए। सर देखो कितने सारे कैंडिडेट्स होंगे जो रह गए होंगे। अब देखो करना क्या है आपको, हमें भी ना ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर है ना वो हम अपना इसमें कर सकते हैं, रिटर्न में कर सकते हैं, क्योंकि ना अगर आपका कट ऑफ भी क्लियर हो गया ना तो भी कोई बात नहीं बनने वाली अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ना कि हमें कितना स्कोर लेके आना चाहिए जिसना फाइनल सिलेक्शन में हमारा नाम आ जाए। सो देखो मैं तो आपको एडवाइस यही दूंगी कि 150 में कम से कम नहीं, हमें ना 120 प्लस अपना टारगेट लेके चलना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हमारा कट ऑफ क्लियर भी होगा ना तो भी फाइनल में हमारा नाम नहीं होगा तो क्या ही फायदा, ठीक है, ऐसे कट ऑफ क्लियर होने का। सो अभी से अगर हम अपनी तैयारी करेंगे ना 120 प्लस, तब जाके कहीं ना कहीं जो रियल एग्जाम होगा ना उसमें देखो अंडर प्रेशर की वजह से ना चीज़ें जो होती हैं वो कम भी होती है, नंबर कम स्कोर होता है। अगर अभी आपका नंबर बढ़ेगा ना तो वहाँ पे चीज़ें ना कम भी हो जाती है। सो इसीलिए अभी अभी से जो टारगेट है ना हमारा वो यही होना चाहिए कि 120 प्लस तो हमको लेके चलना है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग अच्छे से रिविजन करते हुए चलना, एक एक चीज़ें ना करनी है, तभी जाके फाइनल मेरिट में नंबर आ पाएगा। अदरवाइज देखो कट ऑफ भी हो जाए क्लियर तो भी कोई फायदा है नहीं। अगर 120 अभी मान के चलते हैं ना तो आगे जो एग्जाम आएगा ना, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो इससे देखिएगा कम ही नंबर आएगा,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, सिचुएशन अलग होती है वहाँ की। सो बस यही है कि आपको 150 में से 120 प्लस ज़्यादा ही स्कोर करना है और अच्छा स्कोर होता है ये। और इसी को टारगेट मान के चलिए कि कम से कम आपके 120 से ज़्यादा ही नंबर आए और हर एक सब्जेक्ट को टारगेट करो। हर एक सब्जेक्ट का आप बनाओ कि हमको ना ये सब्जेक्ट कैसे रिवीजन करना है, किस तरह से करना है, यही सब चीज़ें जो हैं आप अपने बेसिस पे अपनी चीज़ों को तैयार करना शुरू करो। देखो, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप भी अपना गुणांक ऐसे ही निकाल के बताना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आप लोग का गुणांक कितना बन रहा है और आप लोग को निकालना आ गया है या नहीं निकालना आ गया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग का इंतज़ार होगा कि मेरा गुणांक कितना बन रहा है। देखो, मेरा जो गुणांक है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, पर मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि ना जिन लोगों ने, जैसे आपको ही पता होगा कि जो लोग पहले के पास आउट हुए हैं, यानी ये समझ लियो 18-20 साल पहले जिन्होंने 10th किया होगा, उनका जो गुणांक है वो कम ही बनेगा। और जो अभी 10-12 साल जिन्होंने पहले किया हुआ है उनका गुणांक ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि पहले हम लोग के टाइम पे जो परसेंटेज हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ करते थे। और अभी जो परसेंटेज है ना वो मतलब ये समझिए गिरे से गिरी हालत में 75%, 80% ये ना कॉमन है ये आना। लेकिन हम लोग के टाइम पे ना इतना पहले बात तो कभी जाता नहीं था, अगर गया भी ना तो सोचिए पता नहीं किस गांव मोहल्ले तक शोर हो जाता था कि फलां का लड़की, फलां की लड़का उसके इतने परसेंटेज आए हैं। मेरे जो परसेंटेज है वो भी कम है, मतलब कि 25 से मेरे ऊपर है और 30 से मेरे नीचे है। तो इसी बीच मेरे जो गुणांक हैं वो लाई करते हैं। और आप लोग भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग का गुणांक कितना बन रहा है और जिन लोग का भी कम बन रहा है, मतलब कि मेरा भी कोई बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा भी बहुत पहले का है 10th और 12th। ठीक है, जिन लोग का कम है, जैसे कि मैं भी अपने आप को कम ही मानूंगी। हमें क्या करना है कि देखो हमारा जो रिटन, अब देखो एकेडमी जो है वो तो उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। अब जो रिटन एग्ज़ाम होगा ना उसमें हम ज़रूर अपनी मेहनत अच्छे से कर सकते हैं और जो नंबर है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। और देखो एक कमेंट करके ना आप लोग ये भी बताना कि ये जो गुणांक का केस है ना ये समझो कि ये हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। और जहाँ तक मैं अपनी राय दूंगी ना ये बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि देखो जो लोग पहले के कैंडिडेट्स है ना उनका तो गुणांक नीचे ही जाएगा, अच्छा खासा नहीं जाएगा। ठीक है, और ये जो भर्ती है ना ये कोई हर साल तो भर्ती आती नहीं। अभी देखो 8 साल बाद सुनने में तो ये आ रहा कि आएगी, अब देखो कब आती है कब नहीं आती है। तो सोचो इसमें तो ऐसे लोग होंगे ना कि अभी कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो 30-35 साल से नीचे का होगा, मोस्टली ऐसे ही होंगे। सबकी शादियां हो गई हैं और सब अपना घर गृहस्थी में बिजी हैं और भूल भी चुके हैं कि ऐसा कोई एग्जाम अभी यूपी के अंदर आने वाला है। अब देखो इस बीच क्या है, सारे आधे से ज्यादा लोग तो इसी एज कैटेगरी के हैं, लेकिन अभी जैसे कुछ लोग और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी नए हैं। ठीक है, अभी 30 के आसपास है या उससे थोड़ा सा कम है, तो उनके गुणांक भले ही बहुत अच्छे खासे बन रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से तो गुणांक हटना चाहिए, क्योंकि जो बहुत पहले के कर चुके ना अगर वो भी गुणांक शामिल कर दिया जाएगा ना तो पुराने जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना उनका लॉस ही होगा और उनका फायदा नहीं होगा। और फिर वो भी मुझे ये भी नहीं समझ में आता मेरिट में ना 10th 12th रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। जो आपका मेन अभी जो आप एग्जाम ले रहे हो ना कम से कम उसमें आप मेरिट बनाओ, उसमें कट ऑफ आप डिक्लेयर करो, वो समझ में आता है। लेकिन जो पहले जो चीज़ें हो चुकी है ना उसका अब क्या ही मतलब बनता है। और बाकी अपना आप जो भी कमेंट कर रहे हैं वो अपना कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या राय है और साथ में आप लोग का गुणांक कितना बन रहा है। और ये जो है एकेडमिक गुणांक हटना चाहिए, मेरिट हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए, इस पे भी आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताना। तब चलो अब इस वीडियो को ना एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।